हेलो। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, मैं आपको चल रहा हूँ किसी से मिलाने। चलिए। हेलो, कैसे हैं आप सब? हाँ, जानता हूँ इस एपिसोड को लाने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो किताबों के पन्नों से के इस एपिसोड में मैं आपका अपना सत्यम मिश्रा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा ये प्रयास है कि किताबों तक हम एक बार फिर से पहुँचें, इसको और सजीव बनाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम वहीं चलें जहाँ लेखक ने बैठकर उन किरदारों को गढ़ा। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम पहुँचे हैं लम्ही गांव। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारे अपने कथा सम्राट प्रेमचंद। आज हम बैठे हैं एक ऐसे कलम के सिपाही के पास जिसको लोग कथा सम्राट कहते हैं। मुंशी जी का जन्म 31 जुलाई को हुआ था और प्रत्येक वर्ष इसी दिन को इस प्रांगण में एक मेला सा लगता है। सभी लोग आते हैं और मुंशी जी की रचनाओं से और ज़्यादा अपने आप को जोड़ने की प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ मुंशी जी की कुछ अमर कृतियों से। चलिए। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मुंशी जी की कुछ अमर कृतियों से, जो कि न सिर्फ हमने कभी पढ़ी है बल्कि उनके बारे में हमने बहुत सुना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने सारी की सारी जो कृतियाँ हैं, ये प्रेमचंद जी की सारी कृतियों का संग्रह रखा हुआ है यहाँ पे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये प्रेमचंद जी की शुरुआती कृतियाँ जो उन्होंने लिखी थी। इसमें आपको प्रेम पचेली, प्रेमजीत, प्रेम निधि और बाकी सारी कृतियाँ, और जो कि त्यों ये उस समय के, और ये रहा उनके कहानियों का संग्रह। इसमें आपको मंत्र दिखाई दे रहा है, कफन दिखाई दे रहा है, सेवा सदन जो कि उनका उपन्यास है, नमक का दरोगा है। उसके बगल में आप देख सकते हैं सारे उपन्यास रखे हुए हैं। इन उपन्यासों में आपको सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, इतनी सारी कृतियाँ हैं, मैं कितने नाम लूँ। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में इतना सब कुछ लिखा है, मैं उसे कैसे आप तक पहुँचाऊँ। और ये कृतियाँ, मतलब जो मैं कहूँ आपको, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कालजयी है। मतलब इन्होंने काल पे विजय पाली है। और ये अगर मैं चारों तरफ आपको दिखाऊं तो ये सारे पोस्टर्स और पेंटिंग्स उनके किरदारों से गढ़े हुए मिलेंगे। और ये हैं प्रेमचंद।
ये 1921 की उनकी पेंटिंग है और ये देखिए मूंछ है। साहित्यकारों के साथ। और ये देखिए जो है यहाँ लिखा हुआ है, प्रेमचंद जब फिल्म के ऊपर जो कि साइन कर रहे हैं कि मैं कहानी लिखूंगा, वो फिल्म बनाएंगे, तो इस पर जो है ये जो है 1 साल के लिए जो कि गए थे अजंता सिनेटोन कंपनी बम्बई के डायरेक्टर एम भवनानी के साथ बैठकर अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। तो ये जो है ये हुआ था जो है। तो प्रेमचंद जी ने देखा जाए तो भारत के तकदीर और तस्वीर बदलने का एक संकल्प लिया, और यहीं से जो है कि उन्होंने देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन। वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मकसूद यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार सांसारिक और देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आपके हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता पर चढ़ाने को कोई था तो हमारे लम्ही से कलम के सिपाही प्रेमचंद जी थे। जैसा कि यह वेग चला आज़ादी का, तो प्रेमचंद जी जो है देखा जाए तो चुनौतियों में पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोग शांति सुविधा छोड़ के गए, तो ये सब चीज़ें था। तो बदलाव के लिए जैसा कि आपने कहा कि प्रेमचंद जी जो फिल्म बनाने के लिए जो है अपना कहानी लिखने के लिए बॉम्बे भी जो है कि यहाँ से गए बेचारे। तो उस समय जो है जैसा कि हमने आपको जो है कि दिखाया है, तो यहाँ सन 34 में ये प्रेमचंद जी यहाँ से जो है कि गए, तो वहाँ पर जो है कि वो अश्लीलता लगे भरने, कमाने की व्यवस्था लगे बनाने। तो प्रेमचंद को वह नहीं चाहता, तो वो भारत के तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते थे। जब देखे कि यहाँ बदलाव नहीं है तो जो है वहाँ से छोटे थे चले आए जो है कि बनारस, तो आकर के फिर अपने जो है कहानियों में लगे। तो प्रेमचंद जी यहाँ ही से जो है 15 उपन्यास, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत तो किसको छोड़ा है, प्रेमचंद जी को नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। यहीं से 400 कहानियाँ लिखी, 3 नाटक लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा नाटक की वो जो नहीं लिखे थे। करबला संग्राम, प्रेम की बेटी, ये 3 नाटक लिखे, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी, विदेशी राइटरों का अनुवाद लिखे। ऐसे जो करके 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी। आज सच्चाई है कि प्रेमचंद जी ने जो सपना देखा क्या वह सच हो पाया? तो आज उस लड़ाई में आप भी हैं, और जो है कि हम 47 में आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हम आज़ादी महसूस नहीं करते। किसी से पूछा का हो मंगरू का हाल हो, ठीक है भैया कैसे समय कटत हो। तो ये हमारे आज़ाद भारत में मौत की आवाज़ क्यों नहीं कर रही है? हम कहाँ से गुलाम हैं, क्यों गुलाम हैं, क्या नहीं कर सकते? तो इस लड़ाई में आज से 125 साल पहले हमारे लमही से साहित्यकार प्रेमचंद जी, अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य पहले जो है कहानियाँ तो पहले भी थी, लेकिन भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी, उस कहानी का कोई मतलब नहीं था। हम लोग जो है कि छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोगों की दादी कहती थी चल तने की कहानी सुनाई, चल तने की कहानी सुनाई, तो वो भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, तो हम लोग जो है कि हूँ करते सो जाते थे। और उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ कि आज हम लोग सुना चाहते हैं, उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ। तो चाय ठंडी होने लगती है, कहानी गर्म होने लगती है, प्रेम की कहानियों की जो है वह विशेषता होती है। तो हम लोग अपने को धन्य मानते हैं जहाँ की आज हमारे प्रेमचंद जी भारत में नहीं भारत की सीमा को पार कर चुके हैं। यही लम्ही है जहाँ की यहाँ आने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, बंगाल, चिली, कनाडा, कहाँ से लोग नहीं आते हैं। वो सोचते कि कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। तो जैसा कि अभी आपने सुना, सुरेश जी बता रहे थे कि 125 साल पहले एक कलम का सिपाही जो कि यहीं से इस छोटे से गांव से बैठकर भारत की तकदीर बदलने का एक सपना देख रहा था, और वो वही लिख रहा है जो वो देख रहा है। उन्हीं कृतियों में से एक कृति के ऊपर आज का हमारा ये एपिसोड है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। और मैं अब बात करने जा रहा हूँ मुंशी जी की अमर कृतियों में से एक निर्मला के बारे में। चलिए बात करते हैं
निर्मला। ये जो आप देख रहे हैं ये है उसी महान कहानीकार का घर। यहीं पर इन्हीं कमरों में बैठकर मुंशी जी ने लिखा है निर्मला के पात्रों को, गढ़ा है। और अब चलिए मैं आपको यहाँ के कुछ कमरे दिखाता हूँ। इसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ निर्मला के बारे में। मुंशी जी के अनुसार निर्मला उनकी ही अच्छी कृतियों में से निर्मला एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि दुर्भाग्यवश कम ही सालों में, कम ही उम्र में उसकी साथ बहुत कुछ अन्याय हो जाता है। उसके पिताजी का अचानक देहांत हो जाता है। उसकी शादी जो उसके पिताजी ने तय की थी वो टूट जाती है और फिर उसके बाद उसकी शादी उसके उम्र के दोगुने उम्र वाले व्यक्ति से करा दिया। फिर भी निर्मला के नसीब में जो कुछ लिखा है निर्मला उसको मान लेती है और अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने लगती है। लेकिन उसका नसीब वहां भी उसका साथ नहीं छोड़ता है। निर्मला के साथ जो कुछ होता है मुंशी जी ने वो सब कुछ इसमें लिखा है। उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उसके ही सौतेले बेटे के साथ नाजायज संबंध होने के दावे किए जाते हैं, उसके पति ही उसको चरित्रहीन बुलाने लगते हैं। और ये जो कुछ होता है सब हमारे भारतीय समाज में उस समय हो रहा है। मुंशी जी कुछ भी ऐसा नहीं लिखते हैं जो मनगढ़ंत, मुंशी जी वही लिखते हैं जो वो देख रहे हैं। ये आज भी बहुत हद तक हमारे भारतीय समाज में होता है। निर्मला कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। निर्मला एक भारतीय नारी है, या फिर मैं यूं कहूं कि एक भारतीय लड़की है जो नसीब की मारी हो या ना हो, लेकिन वो समाज की मारी अवश्य है। मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये छोटे छोटे कमरे, देखिए ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये मतलब कितना पुराना है। और कभी यहाँ पर ये स्विच भी नहीं हुआ करते थे, पंखे भी नहीं हुआ करते थे। इन छोटे छोटे कमरों में बैठकर कैसे कैसे कहानीकार उन पात्रों को गढ़ता है, कैसे वो एक दमक का दरोगा सोचता है, कैसे वो निर्मला को सोचता है, कैसे वो होरी गोदान को सोच लेता है, कैसे वो सब कुछ सोच रहा है। वो इतना समकालीन समाज को अपनी छोटे से दुनिया में बैठकर इतना कैसे सोच सकता है। सच में मुंशी जी के बारे में कथा सम्राट जो उनको पदवी दी गई वो यूं ही नहीं दी गई, वो पूरी तरीके से उस पदवी के ऊपर खड़े उतरते हैं। चलिए छत पर देख लेते हैं। देखिए इतनी छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, लेकिन ये घर अजीब सा एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, क्योंकि ये घर है एक कलम के सिपाही। देखिए ये है पूरा का पूरा उनका घर, और आप जहाँ दूर दूर तक देख रहे हैं ये है लंबी गांव। देखिए यहाँ पर एक और कमरा है, आइए देखते हैं। आपको दिखाऊं तो देखिए निर्मला का भी जो उन्होंने घर गढ़ा है वो भी ऐसा ही है। तो मुंशी जी कुछ ऐसा नहीं लिख रहे थे जो वो देख नहीं पा रहे हो, या फिर जो वो सोच रहे हो, वो कुछ बड़ा नहीं सोचते थे, कुछ कल्पना नहीं थी उनकी, वो वही लिखते थे जो वो देख रहे हैं।
अगर वो इस छोटे से घर में अपने बैठकर लिख रहे हैं तो वो वही देख रहे हैं। ये छोटी छोटी जो आपको खिड़कियां दिख रही हैं, ये इस भारतीय समाज में पहले ऐसी थी। और ये बहुत बड़ा घर है, और ये घर कलम के सिपाही के जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया। सच में मुझे, अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे क्या महसूस हो रहा है इस घर में आकर। कहाँ लिखते होंगे मुंशी जी बैठकर, कहाँ पर बैठकर उन्होंने घीसू और माधव के बारे में सोचा होगा। कहाँ पर बैठकर वो तेतर या फिर नेऊर, ये सब कहानियों को कहाँ से सोच रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। 400 कहानियां, 12 से 18 उपन्यास, 3 नाटक। आखिर एक इंसान इतना सब कुछ कैसे सोच पा रहा है? आइए और ऊपर चलते हैं। हर साल 31 जुलाई और 1-2 दिन का यहाँ पर मेला लगता है। एक तरीके से लमही उत्सव मनाया जाता है, प्रेमचंद उत्सव, उनके जन्मदिन। और इस प्रांगण को जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले था, इसी प्रांगण में एक मेला सा लगता है। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं। और आप जो उधर देख पा रहे हैं, उस रास्ते से होते हुए आगे जाने पर एक रामलीला मैदान पर, वहाँ पर भी कुछ कुछ नाटक खेले जाते हैं। और सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये है मुंशी जी की लाइब्रेरी, जो मंदिर के पीछे है। यहाँ पर मुंशी जी की कई सारी कृतियाँ और भी उपलब्ध हैं। और ये एक और छोटा सा घर है, काफ़ी छोटे छोटे दरवाजे हैं, जैसे कि पहले के घर में हुआ करते थे। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये पूरा का पूरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। कभी ज़रूरत पड़े और कभी महसूस हो तो लम्ही एक बार ज़रूर घूमिए। मैं विश्वास से कहता हूँ कि लम्ही आपको प्रेमचंद जी से जोड़ देगा। धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे सेफ।